हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए पांचवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पांचवें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस पांचवें मॉडल पेपर को कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पांचवें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 50 से यहाँ पर 49 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 50 से यहाँ पर 49 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 33 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 25 से यहाँ पर 49 कैसे बना है। तो मेरे भाई 25 से यहाँ पर 49 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 25 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 25 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 25 दुआ के 50। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 50 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 49। और ध्यान से देखिए 49 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 33 के अंदर और इस 33 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 33 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम 33 का करेंगे 2 गुना। तो ध्यान से देखिए 33 का 2 गुना बन जाएगा 66 और इस 66 में से भी हम क्या कर देंगे, 1 को कम कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 66 में से 1 को कम करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 65। अब हमें देखना है कि 65 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 65 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को दूसरे लॉजिक से किस आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि 25 से यहाँ पर 49 कैसे बना है। तो मेरे भाई 25 से यहाँ पर 49 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 7। अब 7 से 49 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 7 को क्या कर दें, 7 के साथ में ही गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 7 7 के 49। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 49 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 33 के अंदर और इस 33 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 33 की दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 33 की दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे तो 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 7 का गुणा 7 के साथ में किया गया है उसी प्रकार से हम 6 का गुणा कर देंगे 6 के साथ में। तो यहाँ पर बन जाएगा 6 छंगा के 36, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। अब हमें देखना है कि संख्या 36 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 36 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जितनी भी क्लासेज होंगी वो सभी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 51 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ घटाना है, S का अर्थ जोड़ है और Q का अर्थ भाग है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए। प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि P का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण के अंदर हम P के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि R का अर्थ है घटाना, तो R के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके आगे बोल रहा है कि S का अर्थ है जोड़, तो S के स्थान पर हम क्या कर देंगे, जोड़ यानी कि प्लस कर देंगे। और लास्ट में बोल रहा है कि Q का अर्थ है भाग, तो Q के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, नया समीकरण। कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दिया गया है 36, उसके बाद में है P का अर्थ है गुणा, फिर उसके बाद में है 4 के बाद में है S का अर्थ है प्लस, उसके बाद में क्या है 15 के बाद में है Q का अर्थ है भाग, फिर उसके आगे है 3। ठीक है, फिर मेरे भाई ध्यान से देखिए 3 के आगे दिया गया है R का अर्थ है माइनस, फिर दिया गया है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण के अंदर भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का भाग हम देंगे 15 में, तो ये चला जाएगा 5 तिये 15। ठीक है, उसके बाद में यानी कि भाग देने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 36 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 36 चौका 144। ठीक है, उसके बाद में क्या है प्लस, उसके बाद में लास्ट में बच रहा है माइनस का 5। अब मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 144 और प्लस का है 5, तो 144 और 5 मिलकर बन जाएगा 149। और यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 5, तो 149 में से हम क्या कर देंगे, 5 को घटा देंगे। तो 149 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 144। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 144। अब हमें देखना है कि संख्या 144 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 144 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने।
एक निश्चित कूट भाषा में BREW को 2, 18, 5, 23 के रूप में और WHAT को 23, 8, 1, 20 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में TOWB के लिए क्या कूट होगा? यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आप एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पर पता करेंगे कि BREW को यहां पर 2, 18, 5, 23 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि WHAT को यहां पर 23, 8, 1, 20 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि TOWB को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि BREW को यहां पर 2, 18, 5, 23 के रूप में कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहला लेटर है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 2। फिर देखिए बी के बाद में क्या है आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 18। फिर उसके बाद में है ई आता है 5 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 5। ई के बाद में है डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, तो यहां पर लिखा गया है 23। यानी कि अल्फाबेट का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि WHAT को यहां पर 23, 8, 1, 20 के रूप में इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे पास यहां पर देखिए पहला लेटर है डब्लू आता है 23 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 23। उसके बाद में क्या है एच आता है 8 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 8। फिर देखिए एच के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 1। फिर देखिए ए के बाद में टी आता है 20 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 20। यानी कि यहां पर भी क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे कि ऐसे इनके सामने लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि TOWB को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का क्या करेंगे नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। उसके बाद में देखिए टी के बाद में क्या है ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 15। उसके बाद में क्या है मेरे भाई डब्लू आता है कितने नंबर पर, 23 नंबर पर, तो यहां पर लिखेंगे हम 23। उसके बाद में क्या है बी आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। यानी कि TOWB को लिखा जाएगा 20, 15, 23, 2। अब हमें देखना है कि 20, 15, 23, 2 ये सभी संख्याएं हमें किस ऑप्शन के अंदर दी गई है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 20, 15, 23, 2 ये सभी संख्याएं हमें दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई आप सभी अभ्यर्थियों को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जल, मछली और ऑक्टोपस इन तीनों शब्दों के लिए सर्वोत्तम वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है और उन शब्दों के बीच में आपको रिलेशन देखना है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है जल, दूसरा शब्द है मछली और तीसरा शब्द है ऑक्टोपस। इन तीनों शब्दों से हमें बनाना है वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे जल और मछली के बीच में। तो क्या जल और मछली के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, जल और मछली के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो मछली है ये किसके अंदर रहती है? जल के अंदर रहती है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मछली और ऑक्टोपस के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या मछली और ऑक्टोपस के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मछली और ऑक्टोपस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि मछली एक अलग जीव है और ऑक्टोपस एक अलग जीव है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जल और ऑक्टोपस के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या जल और ऑक्टोपस के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, जल और ऑक्टोपस के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो ऑक्टोपस है ये भी किस में रहता है? जल में रहता है। अब इतना आपको पता चल गया। वेन डायग्राम तैयार करेंगे कैसे? तो ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इन तीनों शब्दों में कॉमन शब्द क्या है? जल। तो यहाँ पर हम पहला आरेख बना देंगे किसके लिए? जल के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है? मछली। मछली कहाँ पर रहती है? जल के अंदर रहती है। तो मेरे भाई दूसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए? मछली के अंदर। किसके अंदर बनेगा? जल के अंदर है। उसके बाद में क्या है? ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस का संबंध जल और मछली के साथ में है। तो सर ऑक्टोपस का रिलेशन मछली के साथ में तो नहीं है लेकिन जल के साथ में है। क्या रिलेशन है? तो ऑक्टोपस भी किस में रहता है? जल में रहता है। तो मेरे भाई ऑक्टोपस का आरेख भी बनेगा किसके अंदर? जल के अंदर, ठीक है। और मछली और ऑक्टोपस दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यानी कि जल, मछली और ऑक्टोपस, इन तीनों शब्दों के लिए सर्वोत्तम वेन डायग्राम बनेगा इस टाइप का। अब हमें देखना है कि इस टाइप का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर इस टाइप का वेन डायग्राम में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 187, 187 के बाद में दिया गया है 173, 173 के बाद में दिया गया है 160, 160 के बाद में दिया गया है 148, 148 के बाद में दिया गया है 137 और 137 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे पास यदि आप इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो यह सीरीज क्या हो रहा है, कंटिन्यू घट रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया है 187, 187 से कितना बन रहा है 173, तो 187 से 173 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 187 में से क्या कर दें -14 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 173। फिर देखिए 173 से कितना बन रहा है 160, तो 173 से 160 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 173 में से क्या कर दें -13 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 160। फिर देखिए 160 से बन रहा है 148 से, तो 160 से 148 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 160 में से क्या कर दें -12 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 148 से। इसी प्रकार से आगे देखिए 148 से बन रहा है 137 से, तो 148 से 137 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 148 में से क्या कर दें -11 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 137 से। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 137 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ -14, उसके बाद में क्या हुआ -13, उसके बाद में क्या हुआ -12,
उसके बाद में क्या हुआ -11, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, -14, -13, -12, -11। अब -11 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -10, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कैसे? यदि हम इस 137 के अंदर क्या कर दें, -10 कर दें, यानी कि 137 में से यदि हम 10 को घटा देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 137 में से हम क्या कर देंगे, 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 127, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 127। अब हमें देखना है कि संख्या 127 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो वहां सर संख्या 127 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन तत्व, ऑप्शन बी है सिलिकॉन तत्व, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम तत्व, और ऑप्शन डी है लोहा तत्व। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन तत्व। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है त्वचा, और ऑप्शन डी है यकृत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस प्रश्न का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए है वायु में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है लोहा में, और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि जो ध्वनि की गति है ये सबसे अधिक होती है लोहा में। या फिर मेरे भाई ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाए और लोहा के स्थान पर आपको क्या मिले, ठोस मिले, तो याद रखना ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में, और लोहा कैसा होता है, ठोस होता है, इसलिए ध्वनि की गति सबसे अधिक हो जाएगी लोहा में। ठीक है, और यदि आपको ठोस दिया जाए तो आपका राइट आंसर होगा ठोस, यानी कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। ठीक है, तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत ग्रंथि, ऑप्शन बी है प्लीहा ग्रंथि, ऑप्शन सी है पेंक्रियास ग्रंथि और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो मेरे भाई याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए तापमान बढ़ाना, ऑप्शन बी है यूवी किरणों को अवशोषित करना, ऑप्शन सी है वर्षा करना और ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण बढ़ाना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य है यूवी किरणों को अवशोषित करना। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है सिलिकॉन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है केवल और केवल 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको
पूरे 51 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और जिन भी अभ्यर्थियों का अब वर्तमान में एग्जाम चल रहा है वो सभी अभ्यर्थी भी एक बार इन 51 प्रैक्टिस सेटों को जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि आपके भी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। तो आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन तत्व है, ऑप्शन बी है कार्बन तत्व है, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन तत्व है और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन तत्व है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन तत्व है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेरे भाई याद रखना, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक क्या है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को जो 27 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अंदर पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक है प्लाज्मा। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 13 प्लस प्रश्न भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।